नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम लोगों ने लिया है वो हिस्ट्री लिया है। हिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज यहाँ पे हम लोग प्रारंभ करेंगे आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2022 के बीच, उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। और न केवल उत्तर जानेंगे बल्कि उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी समझने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी अगर तथ्य इससे पूछा जाता है तो आप उसका सही सही जवाब दे पाएंगे। तो इस तरह से इसीलिए ये एक वीडियो जो है आप लोगों का रिवीजन वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी जो भी सवाल पूछती है वो एक महत्वपूर्ण थीम पे पूछती है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसी पे सवाल बनाया जाता है। तो अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक को रिवीजन कर लेंगे तो एक तरह से आपका महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा और बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण खंड है आप केवल उसी के बारे में जानेंगे, बाकी तो पढ़ने को बहुत सारा चीज़ है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखिए, आपको जो भी महत्वपूर्ण खंड होगा या जो भी प्रश्नों में आया होगा उसको हम लोग डिटेल्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग चूंकि डिटेल में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि केवल एबीसीडी में आपको आंसर बताया जाएगा, डिटेल में आपको आंसर पता रहेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको कहीं पे भी दिखेगा तो आप उसको बना पाइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं 2013 में जो 5 प्रश्न पूछे गए थे आधुनिक भारत से वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिया गया है वो किसान आंदोलन से है, जो कि बंगाल में हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। दूसरा ऑप्शन है भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत। और चौथा ऑप्शन है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो पूछा जा रहा है कि बंगाल में जो तिभागा आंदोलन हुआ है, अगर आप इसके बारे में पढ़े होंगे तो पता होगा कि नवंबर 1946 से लेके आपका फरवरी, बहुत दिन तक ये नहीं चला था, लगभग 3 से 4 महीना ही देखिएगा कि ये आंदोलन चलता है। लेकिन काफ़ी जंगी आंदोलन था, काफ़ी उग्र आंदोलन था, बंगाल का ये आंदोलन था। तो ये आंदोलन का जो मांग था, मुख्य मांग था, वो क्या था? तो देखिए ये पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो होता क्या था आपको पता है, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार जो थे वो किसानों का शोषण करते थे और इस तरह से जितना फसल होता था उसका आधा हिस्सा जो था वो जमींदार ही ले जाते थे। तो समझिए किसान खेती कर रहा है, फसल उपजा रहा है और आधा हिस्सा जो है वो जमींदार ही ले जाता है, तो उसके पास बचेगा क्या? तो इसीलिए यहाँ पे इस आंदोलन का जो मुख्य मांग था, कहा जा रहा था कि 1/3 हिस्सा से भी कम हिस्सा जो है वो जमींदारों के पास जाना चाहिए और बाकी 2/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो किसानों के पास होना चाहिए। और यही इस आंदोलन का सबसे मुख्य मांग था। तो आपको याद रखना है कि तिभागा आंदोलन कहाँ से है, तो बंगाल से। कब हुआ था? तो 1946-1947 के दौरान हुआ था। यहाँ पे किसानों का क्या डिमांड था कि जो जमींदार जो आधा फसल ले जा रहे थे उसे कम करके अब 1/3 फसल ही वो ले जाए, बाकी 2/3 फसल जो हो वो किसान के पास हो। अधिक जो फसल होना चाहिए वो किसान के पास होना चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो फसलों को उपजा रहे हैं, मेहनत वही वास्तविक में कर रहे हैं। तो चलिए इस सवाल का हम लोग जवाब जान गए। इस तरह के और भी कई यहाँ पे किसान आंदोलन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को जैसा कि बताया गया अभी जो टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, किसान आंदोलन से सवाल पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे किसान आंदोलन है, उसको भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो साइमन कमीशन से पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो यहाँ पे ध्यान से आप पढ़िएगा कि साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन, मतलब साइमन कमीशन के खिलाफ क्यों जन आंदोलन हुआ, उसका ठोस मुद्दा आपको या जो मुख्य कारण है उसको आपको बताना है। सबसे पहला कारण यहाँ पे दिया गया है, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। देखिए इंडियन नेवर वांटेड टू रिव्यू बोल रहा है, जो भी एक्ट आया था 1919 में। तो ऐसा कोई भी नहीं होता है कि एक नियम यहाँ पे माने चले आया 1919 का, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हम लोग कहते हैं। अगर आप लोगों ने पॉलिटी में संविधानिक जो ऐतिहासिक जो डेवलपमेंट है संविधान का, उसको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक एक्ट आया हो और उसका टाइम टू टाइम रिव्यू ना हो। इंडियन भी चाहेंगे कि इसमें क्या सुधार किया जाए, क्या कमी है,
ये चीज़ का रिव्यू किया जाए। और जो ब्रिटिशर्स है वो भी चाहेंगे कि इसमें क्या रिव्यू हो, क्या नहीं हो, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, कैसे वो और इस अधिनियम को मजबूत बना सकते हैं भारत में शासन करने के तौर पे। तो इस तरह से हर कोई चाहेगा कि इस अधिनियम का रिव्यू, इसीलिए पहला ऑप्शन तो आपका ऐसा ही कट जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है भारतीय रिव्यू नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता चाह रहे थे भारतीय, तो वो तो चाहेंगे ना कि रिव्यू किया जाए और उसके बाद भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता दिया जाए। इसीलिए पहला ऑप्शन अपने आप कट जाता है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो कहता है साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। तो अगर आपको पता होगा तो 1919 के ही अधिनियम में हमारा जो है वो लोकसभा और राज्यसभा बनता है, और लोकसभा और राज्यसभा बनता है ये केंद्र का बात है, लेकिन प्रांत में यहाँ पे द्वैध शासन को लागू किया जाता है, हस्तांतरित और आरक्षित विषय करके। और इस तरह से इसको समाप्त करने का बात किया गया था साइमन कमीशन में, ऐसा दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है। ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब जो रिपोर्ट साइमन कमीशन 1930 में देती है उसमें जरूर कहती है कि द्विशासन व्यवस्था को जो है वो समाप्त करना चाहिए, लेकिन क्या विरोध का कारण ये था? नहीं, विरोध का कारण ये नहीं था। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये था विरोध का मुख्य कारण, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस तरह से जो भी 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में या साइमन आयोग में, एक वैधानिक आयोग था जिसको सर जॉन साइमन इसका अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया था साइमन आयोग। तो 7 सदस्य में कोई भी भारतीयों को रखा नहीं गया था। अब ये कैसे सोच सकते हैं कि एक अधिनियम है, एक एक्ट है, ये एक्ट भारतीयों के लिए सही है या गलत है, ये चीज आपको डिसीजन करना है, इसका रिव्यू करना है। और किसी भी इंडियन को आप इस कमीशन में जगह ही नहीं दे तो वो कैसे बता सकता है कि ये भारतीयों के लिए सही है या गलत है? क्योंकि जिसके ऊपर शासन होता है वही बता सकता है कि वो कानून जो है वो सही है या गलत। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया, हम लोग केवल यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर नहीं जानेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उसको भी हम लोग जानेंगे। इसीलिए ये जो वीडियो होने वाला है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। और वो भी वो टॉपिक रिवीजन होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यूपीएससी जो है इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही सवाल पूछती है। तो चलिए देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो ये एक वैधानिक आयोग था जिसका नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। तो 1919 में एक अधिनियम आता है जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हम लोग कहते हैं, और ये 1919 का अधिनियम को रिव्यू करने के लिए बोला गया था कि 10 वर्ष के बाद एक हम लोग वैधानिक आयोग का गठन करेंगे और वो जांच करेगा इस अधिनियम में क्या खामी रह गया है या इसमें क्या चीज जोड़ना है। लेकिन 10 वर्ष का इंतजार किए बिना ये लोग पहले ही 8 नवंबर 1927 को एक वैधानिक आयोग का गठन करते हैं। और इस वैधानिक आयोग में सबसे एक तरह से कहिए विरोधात्मक जो बात हुआ वो ये कि किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को इसमें शामिल नहीं किया गया। सभी के सभी जो प्रतिनिधि थे वो अंग्रेज थे और इसके हेड जो थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसको श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और यही एक कारण था जिसके कारण यहाँ पे कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासभा, सभी ने साइमन का विरोध किया, साइमन कमीशन का, और साइमन गो बैक का नारा भी लगाया। और इसी दौरान लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला जो है भगत सिंह बाद में लेते भी हैं। ये कमीशन जो है 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट भी देता है, और ये रिपोर्ट में तो बहुत सारे बात कहे गए थे या सिफारिश की गई थी इस रिपोर्ट में, लेकिन जो मुख्य 3 सिफारिश थी अगर उसको हम लोग देखें तो कहा गया है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो लागू किया गया था द्वैध शासन व्यवस्था, उसको समाप्त कर दिया जाए। देखिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कि यहाँ पे जो साइमन कमीशन के दौरान या साइमन कमीशन जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा गया 1919 का जो अधिनियम है उसका जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया उसे समाप्त कर दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन विरोध का कारण नहीं था। विरोध का कारण तो आपका सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये था। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बाद में फिर से हो सकता है रिपीट हो जाए। दूसरा इनका सिफारिश था संघीय संविधान यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जो भी ब्रिटिश प्रांत है वो मिल के आपस में एक संविधान बनाए और ये संविधान लचीला होना चाहिए। और दूसरा चीज जो है ये संविधान जो है वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं बल्कि भारतीयों के द्वारा विकसित होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अगर साइमन कमीशन से कोई भी सवाल आने वाले समय में आपको दिखेगा तो उसका जवाब आप जरूर बना पाइएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से सवाल पूछा गया। ये प्रश्न बोलता है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। कैबिनेट मिशन, आपको अगर
संविधान का डेवलपमेंट अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के बाद ही आता है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। आंदोलन, ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, आपको याद होना चाहिए। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ होता है। तो ये तो बाद का घटना और ये पहले का घटना, इसीलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा। फिर अगर क्रिप्स प्रस्ताव देखते हैं तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है इसी समय आया था, यानी 1942 में आता है। तो ये आंसर तो होगा ही होगा। साइमन कमीशन जो रिपोर्ट है, अभी हम लोग देखें कि इसका रिपोर्ट जो आता है वो 27 मई 1930 को आता है। तो 27 मई 1930 और 1942 के बीच बहुत ज़्यादा गैपिंग है, इसीलिए कहा जाता है अगर आप डिटेल एनालिसिस करते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भले ना आए लेकिन इनडायरेक्टली आपको वो चीज़ जो है वो हेल्प करता है। और इसीलिए कभी भी क्वेश्चन बैंक को बनाइए तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन उसका जानिए। वेवेल योजना जो है ये भी 1945 का घटना है, तो इसीलिए ये भी इससे कोई लेना देना इसका नहीं होगा। अब क्रिप्स मिशन आया तो थोड़ा बहुत क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो क्रिप्स मिशन आया है 22 मार्च 1942 को। तो आपको पता होगा 1942 के आसपास यहाँ पे विश्व युद्ध चल रहा था, और विश्व युद्ध चल रहा था तो यहाँ पे पूरा विश्व जो है वो दो कोटों में बंट गया था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो जो भी मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन चाहते थे। और भारत में जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ब्रिटिश का सपोर्ट लोग जो है भारतीय नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे इन लोगों का दबाव आया कि आप जो भी संवैधानिक गतिरोध है भारत में उसको आप दूर करें। और इस तरह से चर्चिल जो है इसी संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत को भेजते हैं, जिसमें 3 सदस्य थे। एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ही थे, दूसरा एपी अलेक्जेंडर थे और तीसरा जो थे वो पैंथिक लॉरेंस थे। अब अगर इस क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव देखें तो चूंकि यहाँ पे अभी वर्तमान में अगर आप देखिएगा 1942 के दौरान, तो यहाँ पे न केवल 2 गुट था बल्कि 3 गुट उभर के आ गया था। एक था कांग्रेस, दूसरा था मुस्लिम लीग और तीसरा था ब्रिटिश साम्राज्य। जब तक ये तीनों में एक मुद्दे पे सहमति ना हो तब तक ये प्रस्ताव जो है या मिशन जो है वो सफल नहीं होता। और वास्तविक में ये मिशन सफल होता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रावधान थे वो विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद थे। मतलब विश्व युद्ध समाप्त होगा तभी कोई चीज का यहाँ पे प्रावधान किया जाएगा। जैसे यहाँ पे भी बताया गया था कि आपका एक संविधान होगा जो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, लेकिन जितने भी प्रावधान थे वो विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद थे। और इसीलिए ये भी एक कारण रहा था कि ये मिशन जो है वो असफल हो गया था। अगर दूसरा असफलता का इसका अगर कारण देखें तो इसमें कई ऐसे प्रस्ताव थे जिससे भारत की एकता और अखंडता जो है उसमें एक घातक प्रभाव पड़ रहा था। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण अगर हम देखेंगे, तीसरा कारण अगर हम देखें तो यहाँ पे कांग्रेस का एक डिमांड था। आपको पता होगा कि वायसराय का एक कार्यकारी परिषद होता है, जैसे कि अभी होता है ना प्रधानमंत्री का अपना एक मंत्री परिषद होता है, उसी तरह से वायसराय का एक कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। और उसमें महत्वपूर्ण जो सदस्य होते हैं, जैसे कि अभी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह से महत्वपूर्ण जो पद होते हैं उस समय भी हुआ करते थे। और उसी में से एक महत्वपूर्ण पद था रक्षा सदस्य। तो कांग्रेस चाहते थे कि रक्षा सदस्य जो है वो एक भारतीय होना चाहिए, जिसको अंग्रेज जो है वो स्वीकारे नहीं। क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सेना का जो कमान है वो किसी इंडियन को दे दिया जाए, क्योंकि सेना सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी के ऊपर अगर आप शासन कर रहे हैं या कहीं पे भी शासन कर रहे हैं तो सेना जो है वो महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यही चीज अगर आप इंडियन को दे दीजिएगा तो हो सकता है कि 1857 का जो क्रांति आपको निचले स्तर पर देखने को मिला था वो कहीं ऊपरी स्तर पर देखने को ना मिल जाए। और इसीलिए अंग्रेज जो है ये प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। मुस्लिम लीग भी इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है। उसका कारण है कि पाकिस्तान का इस क्रिप्स मिशन में कहीं पे भी किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। यहाँ प्रांतों का बात किया गया था, कभी हम लोग पढ़ेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, क ख ग करके यहाँ पे दिया है। ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको डिटेल क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ हम बता रहे हैं या तो एनसीईआरटी से है या आप बिपिन चंद्रा के जो बुक है उसी से ये नोट्स बनाया गया, तो वहीं से दिखाया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। एक तथ्य जो पूछा जाता है, गांधी जी और नेहरू जी इनसे संबंधित यानी क्रिप्स मिशन जब असफल हो जाते हैं तो उसके संबंध में ये 2 स्टेटमेंट देते हैं। गांधी जी एक स्टेटमेंट और नेहरू जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है। इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक। तो आपको पता है दिवालिया कैसा कहता है, बैंकरप्टी कहते हैं। मतलब जिसके पास पैसा आप समाप्त हो गया है वो आप कह रहा है कि हम एक चेक दे रहे हैं और ये चेक से वापस पैसा लेना। तो ब्रिटेन का, यूके का अब आगे क्या स्थिति होगा इसको खुद पता नहीं है, और ये भारत को बता रहा है कि विश्व युद्ध के बाद हम तुमको ये देंगे वो देंगे। तो इसीलिए गांधी जी के द्वारा कहा गया
कि जो बैंक बचने ही वाला नहीं है उसका हम चेक लेके करेंगे क्या। और इसी तरह का एक स्टेटमेंट, मिलता जुलता स्टेटमेंट जो है वो नेहरू के द्वारा भी दिया गया और इसके द्वारा भी कहा गया क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे बैंक के नाम चेक है जो कि टूट रहा है। तो जैसे ब्रिटेन टूट रहा था, उसका अपना अस्तित्व के ऊपर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया था, उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे एक बैंक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए और वो चेक दे तो उस चेक का कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम के ऊपर अब उसके अस्तित्व के ऊपर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है और वो कोई किसी तरह का हम लोगों से वादा कर रहा है तो उसके वादा का कोई या उसके जो प्रस्ताव हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इसी के बाद 8 अगस्त 1942 को आपका बंबई में यहाँ पे आपका ग्वालियर टैंक जो है वहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ये था बेसिक आपके क्रिप्स मिशन के बारे में। अगला सवाल जो है वो एनी बेसेंट से है। एनी बेसेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है ये तीनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट जो थी वो उत्तरदायी थी। दूसरा स्टेटमेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। तो अगर बेसिक सा अगर कोई भी बुक आप पढ़े होंगे, चाहे गाइड बुक भी, अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे, कोई गाइड बुक भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको पता होगा कि एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं होती है, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो बाद में जुड़ती है। और 2 ऑप्शन अगर हम काट देते हैं तो ये डी और आपका बी ऑप्शन जो है वो कट जाता है। अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो एक बार अध्यक्षा थी, तो हाँ ये पहली महिला अध्यक्ष थी और इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाता है मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला तो सही है, होम रूल आंदोलन जो प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी थी। सबसे महत्वपूर्ण जो है तिलक का भी होम रूल चल रहा था, लेकिन एनी बेसेंट ही आयरलैंड के तर्ज पे ये होम रूल आंदोलन प्रारंभ की थी। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला चीज, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में किया गया और ये भारत में नहीं किया गया था, ये किया गया था आपके अमेरिका में। यहाँ पे 2 व्यक्ति का नाम आता है, मैडम ब्लावस्टकी और दूसरे हैं बाद में एक जुड़ते हैं ऑलकॉट करके है। तो ये दोनों कोई मिलते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए इस आंदोलन का अगर नाम देखेंगे, थियोसॉफिकल का वर्ड देखेंगे तो एक ग्रीक वर्ड से आया है जो कि थियोस और सोफिया से बना है। थियोस का मतलब होता है गॉड और सोफिया का मतलब होता है विजडम, यानी कि ये एक तरह से धार्मिक, एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन था। तो धर्म की ओर काफ़ी झुकाव था। आगे हम लोग देखेंगे भी कि एनी बेसेंट कैसे उनका ईसाई मत से विश्वास उठ जाता है और वो जब भारत आती है तब पूरी तरह से यहाँ पे एक तरह से भारतीय संस्कृति में ही ढल जाती है। तब जब ये अमेरिका में ये संस्था का गठन हुआ था तो भारत का इसका कब यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है, तो 1882 में ये भारत में बना और भारत में इसका मुख्यालय बना और भारत में भी मुख्यालय कहाँ बना, तो मद्रास के आडयार में हुआ। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि रिलेटेड फैक्ट जो है आपको किसी भी एग्जाम में पूछने को देखने को मिल जाएगा। एनी बेसेंट के बारे में देखते हैं। इनके बारे में दिया गया है कि पहले प्रारंभिक जीवन में या आरंभिक जीवन में ये ईसाई थी और धीरे धीरे इनका ईसाई मत से इनका विश्वास उठ जाता है। इसका रीजन था ये एक पादरी से विवाह किए थे, उसके बाद उनका तलाक हो गया था। आगे 1882 में जब मद्रास में हम लोग देखें कि आडयार में यहाँ पे इनका मुख्यालय बनता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसी दौरान उसी साल में यहाँ पे एनी बेसेंट जो है इनसे जुड़ती है, संपर्क में आती है, लेकिन औपचारिक रूप से इनका जुड़ाव जो होता है वो 1889 में होता है। उसके बाद यहाँ पे 1889 में मैडम ब्लावस्टकी जो कि यहाँ की संस्थापक क्या है, अगर उनका मृत्यु हो जाता है उनके बाद जो है एनी बेसेंट जो है वो भारत आई। ऐसा करके आपको इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे इंफॉर्मेशन फैक्ट जानते हैं एनी बेसेंट से, जिससे सवाल पूछा जाता है। एनी बेसेंट जो है 1898 में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना करते हैं जो आगे चल के यहाँ पे 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसी कॉलेज को बदल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाता है। दूसरा अगर हम इनके बारे में देखें, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1917 में ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। तो इस तरह से इन्होंने आयरलैंड के ही तर्ज पे स्वराज लीग के नमूने पे भारतीय स्वराज लीग बनाए, जिसको हम लोग होम रूल लीग के नाम से जानते हैं। तो ये इनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे कहा गया है कि ये जो थियोसॉफिकल है वो पुनर्जन्म और कर्म ये सब में विश्वास रखते थे, आध्यात्मिक भातृभाव होता था। आपको कहा ही गया थियोस मतलब होता है गॉड और सोफिया मतलब होता है विजडम, मतलब भगवान पे ये पूरी तरह से विश्वास करेंगे। धीरे धीरे एनी बेसेंट जो है वो हिंदू बन जाती है और न केवल विचारों से बल्कि यहाँ पे वस्त्र है,
है, भोजन है, मेल मिलाप है, सामाजिक शिष्टाचार है, इन सब से वो अपने आप को भारतीय संस्कृति में ढाल लेती है। और इस तरह से इस आंदोलन को हिंदू पुनर्जागरण का आंदोलन भी कहा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो उम्मीद करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से आने वाले समय में अगर आपको प्रश्न मिलता है तो आप उसको बना पाएंगे। एल्बर्ट विल विवाद जो है ये हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर को देखते हैं। एल्बर्ट विल विवाद जो है वो ऑप्शन 3 से सही है। यूरोप के लोग के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पे भारतीय जज होते थे, और भारतीय जज होते थे तो वो जो थे भारतीयों से संबंधित मामले को तो सुनते थे, लेकिन अंग्रेज से संबंधित मामले को ये सुनते नहीं थे। मतलब अंग्रेज कोई अधिकारी यहाँ पे कोई अपराध कर देता है तो भारतीय जज उसका सुनवाई नहीं करते थे, जबकि अंग्रेजी जज जो है वो भारतीयों के भी और अंग्रेज के भी सुनवाई करते थे। तो ये एक तरह से भेदभाव हो गया कि जब हमको जज आप बना ही दिए तो हम भारतीयों का मामला जब सुन ही रहे हैं तो अंग्रेज का मामला क्यों ना सुने। और इसीलिए इसको लेके विवाद हुआ था, और यही विवाद को कहा जाता है एल्बर्ट बेल विवाद। कभी कभी पूछा जाता है ये किसके काल में ये विवाद हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, जिसको भारत का स्वशासन का जनक के नाम से भी जानते हैं। इनके काल में बहुत सारे घटनाक्रम हुए थे। अफगानिस्तान से संधि हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम इन्हीं के काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। इसी तरह से वित्तीय विकेंद्रीकरण का नीति का जो नियमीकरण किया गया वो इन्हीं के काल में किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे इनके काल में अगर सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति भी की गई थी, और 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किए जाने वाले सुधार और प्रयासों की समीक्षा करनी थी। इस सर विलियम हंटर कमीशन का जो अध्यक्षता था, या उनके अध्यक्षता में जो आयोग का नियुक्ति किया गया था। तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के ऊपर भी ये कमीशन बनाए थे कि उसमें क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे एल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण नियमित जनगणना जो होता है वो 1881 से होता है, और ये भी लॉर्ड रिपन के काल में ही होता है। और इस तरह से यहाँ पे लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संबंधित तथ्य है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 2014 में टोटल जो है वो 4 प्रश्न पूछे गए थे। देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है। पहला 1857 क्रांति से रिलेटेड है। देखते हैं सवाल क्या कहता है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। तो आपको पता है 1857 में यहाँ पे विद्रोह होता है, और उसके बाद जब 1858 में इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है, उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और महारानी का शासन यहाँ पे शुरू होता है। तो देखते हैं ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या क्या दिया है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा सही? क्योंकि आपको पता होगा विलय की नीति इस तरह से अपनाया गया था, और विलय की नीति के तहत जिसका भी उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जैसे झांसी वगैरह में भी आप देखिएगा उत्तराधिकार उनका नहीं होने के कारण, या सरकार जो भी उत्तराधिकार था उसको अंग्रेज नहीं मानती थी, और इसके कारण बहुत सारे मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हैदराबाद हो गया, इस तरह से झांसी हो गया, इस तरह से कई इलाकों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और इसी के कारण यहाँ के जो भी शासक थे वो उग्र हो चुके थे, और 1857 में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। अवध के बारे में भी आप पढ़े होंगे। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये कारण था साम्राज्य को मिलाना, और इसके कारण यहाँ पे विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह न हो इसीलिए यहाँ पे अब कहा गया कि किसी भी साम्राज्य को ब्रिटिश प्रांत में नहीं मिलाया जाएगा, इस नीति का हम परित्याग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो बोलता है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। बिल्कुल सही है कि अब कंपनी का शासन समाप्त होगा और क्राउन का शासन यहाँ पे प्रारंभ होगा। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। देखिए रेगुलेशन जो है कंपनी का, रेगुलेशन एक्ट भी आप पढ़े होंगे 1773 में आया था। ये बहुत पहले ही आ चुका था। ये घटना है 1857 का, और रेगुलेशन जो है वो 1773 से ही प्रारंभ हो चुका था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। कंपनी का रूल को ही खत्म कर दिया गया, अब सीधे सीधे क्राउन का रूल यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो सही है, और इस तरह से ऑप्शन जो है हमारा 1 और 2 सही होगा। तो चलिए 1857 के बारे में तो हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन उसका परिणाम के बारे में जानेंगे। 1857 तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसके एक तरह से कहिए रिजल्ट से पूछा है, तो हम रिजल्ट तो जान लेते हैं कि उसका क्या परिणाम हुआ था। 1 नवंबर 1858 को जब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह को शांत कर दिया गया, तो महारानी की तरफ से इलाहाबाद में
लॉर्ड कैनिंग जो है एक उद्घोषणा करते हैं और उस उद्घोषणा में कहा जाता है कि अब जो है वो कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे सीधे क्राउन के अधीन आ जाएगा। जब यहाँ पे शासन जो है, सत्ता जो है, एक तरह से कहिए कंपनी से क्राउन में गया, तो जो महत्वपूर्ण पद थे उसमें भी बदलाव आता है। सबसे पहला बदलाव होता है, एक पद का सृजन किया जाता है जो कि भारत के राज्य सचिव पद के नाम से जाना जाता है। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री के एक मंत्री होते थे जिसको ये पद दिया जाता था और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक काउंसिल होता था जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। पहले कहा जाता था भारत का गवर्नर जनरल, अब उसी को कहा जाने लगा भारत के वायसराय के नाम से हम उसको जानते हैं। और अगला यहाँ पे स्टेटमेंट बोलता है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसके विस्तार पर रोक लगा दिया, धार्मिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप से रोका गया, भारतीय रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे ऐसा यहाँ पे वादा किया गया ताकि इस तरह का कोई विद्रोह जो है वो आगे ना देखने पाए। क्योंकि ये एक तरह का सेना का भी विद्रोह था, इसीलिए एक कमीशन बैठाया गया जिसका नाम था पील कमीशन, पील आयोग। ये पूछा भी गया है पील कमीशन किससे रिलेटेड है, तो 1857 के बाद सेना का पुनर्गठन से संबंधित है, मतलब सेना को फिर से यहाँ पे एक तरह से पुनर्गठित किया जाना चाहिए। और दूसरा चीज है, इसी आयोग के कमीशन या इसी कमीशन के तर्ज पे बहुत सारा सुधार किया गया जिसमें जितने भी तोप खाने थे उसको पूर्णतः यूरोपियों के नियंत्रण में दे दिया गया ताकि 1857 का क्रांति जो है वो फिर से दोबारा न हो, और हो भी तो इस तरह का बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो अगला यहाँ पे जो सुधार किया गया वो बंगाल में भारतीय, यूरोपीय और भारतीय सैनिक का जो अनुपात रखा गया वो 1:2 रखा गया, यानी कि एक अगर यूरोपियन है तो 2 जो होंगे वो इंडियन होंगे। उसी तरह से बंबई में देखिएगा तो 2:5 रखा गया, यानी कि 2 अंग्रेज और 5 जो है वो इंडियन होंगे। तो ये सुधार किया गया था 1857 की क्रांति के बाद। उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड अगर सवाल कोई आएगा तो आप उसको जरूर बनाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है जो ऑप्शन बी सही है। जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे 1911 का जो यहाँ पे दिल्ली दरबार हुआ था, इसी में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं 1911 में दिल्ली दरबार के बारे में। तो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, या उस समय जब ये वायसराय थे उसी के काल में, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जो है वो यहाँ पे आती है और उसका स्वागत होता है और इसी स्वागत के नाम पे दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। और जो 1905 में बंगाल में विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कलकत्ता से दिल्ली जो है वो राजधानी हस्तांतरित किया जाता है जो लागू होता है 1 अप्रैल 1912 को, मतलब घोषणा हुआ 11 में, लागू होता है 1912 में। आगे अगर हम देखें, इस तरह का 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहला आयोजन जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था 1877 में, दूसरा होता है लॉर्ड कर्जन के काल में जो कि बंगाल का विभाजन किए थे 1903 में, और तीसरा होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में, और इसमें बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। एक घटनाक्रम है, बिहार को अलग प्रांत का दर्जा जो है वो 1912 में मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गदर आंदोलन। गदर आंदोलन जो है आपको पता होगा कि विदेशी में भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। उसमें से अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण जो सैन फ्रांसिस्को में आंदोलन हुआ था, या जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, वो था गदर आंदोलन का। तो देखते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को था। ये पहला ऑप्शन ही आपका सही मिल गया। एक राष्ट्रवादी संगठन था जो सिंगापुर से संचालित होता था, बिल्कुल गलत है। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, नहीं था, अमेरिका में था। इतना तो आपको याद रहना चाहिए कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका वहीं पे था। चौथा ऑप्शन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन था जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो ताशकंद में भी ये नहीं था, ये अमेरिका में था। तो चलिए जान लेते हैं गदर आंदोलन के बारे में। तो 1914 के आसपास ये गदर आंदोलन जो होता है वो अपने उग्र रूप में आता है। ये एक तरह से कहिए कि एक्टिव रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, जो कि सैन फ्रांसिस्को, ये भी पूछा गया है कि ये जो आंदोलन था अमेरिका के किस तट पे प्रारंभ किया गया था, या एक तरह से कहिए कि एक्टिव था, तो वो अमेरिका का पश्चिमी तट था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि पंजाबी अप्रवासी, मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो काम करने के नाम पे वो विदेशों में जाके बस रहे थे, कनाडा जैसे, अमेरिका जैसे देशों में जाके बस रहे थे ताकि उनको एक सुखी जीवन प्राप्त हो सके। हर कोई चाहता है कि हमें एक सुखी जीवन मिले, और इसीलिए वो इस सुखी जीवन के
खोज के लिए देश में जब यहाँ पे शासन हो रहा था अंग्रेजों का, तो वो देश छोड़ के विदेश जा रहे थे, कनाडा, अमेरिका, इस तरह से और भी कई देश जा रहे थे। लेकिन ये घटना है आपका अमेरिका और कनाडा से संबंधित है, ज़्यादातर अमेरिका से ही ये संबंधित है। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये लोग अमेरिका जा रहे थे और वहाँ धीरे धीरे बसने लग गए थे। लेकिन जो भारत का गृह सचिव था, यानी एक तरह से कहिए कि अंग्रेज जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जो है वो विदेश में जाके बसे। क्यों ऐसा नहीं चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जैसे भारतीय वहाँ के विदेशी गोरे मजदूरों के साथ मिलेंगे, तो हो सकता है उनका जो समाजवादी विचारधारा है गोरे के समाजवादी विचारधारा से ये प्रभावित हो जाएंगे और गोरे से ये लोग आपस में मिलके ब्रिटिश के खिलाफ हो सकता है कोई ना कोई आंदोलन खड़ा कर दे। और इसीलिए ये जो है 1908 में, यानी अंग्रेज जो है 1908 में कनाडा में भारतीयों को घुसने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और इसी के कारण बहुत सारा आपको संघर्ष देखने को मिलता है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में देखने को मिलता है, जिससे भी सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो रामनाथ पुरी जो है एक सर्कुलर ए आज़ादी करके एक परिपत्र बांटते हैं और इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते हैं। मतलब विदेश में रह के देश में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, जो भी आंदोलन हो रहा है, उसका समर्थन ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहला नाम आप याद रखिएगा कि रामनाथ पुरी जो है वो अमेरिका से संबंधित है, वहाँ पे विदेशों में रहते थे और भारतीय स्वदेशी आंदोलन का ये समर्थन कर रहे थे। एक पेपर निकालते हैं जिसका नाम था सर्कुलर ए आज़ादी। दूसरा अगर नाम देखें इस आंदोलन से महत्वपूर्ण जो जुड़े हुए थे, तारकनाथ दास थे। उन्होंने भी एक यहाँ पे एक तरह से कहिए स्थापना किया था फ्री हिंदुस्तान का। जीडी कुमार जो थे वो वैंकूवर में यहाँ पे स्वदेश सेवक गृह का स्थापना करते हैं और गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक एक अखबार भी निकालते हैं। तो आपको पूछा जाएगा स्वदेश सेवक अखबार कहाँ निकाला गया था, किनके द्वारा निकाला गया था, तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी तारकनाथ दास और जीडी कुमार जो अलग अलग काम कर रहे थे, दोनों आपस में मिलेंगे और सिएटल जो कि यूएसए में है, वहाँ पे एक संस्था का गठन करेंगे जिसका नाम रहेगा यूनाइटेड इंडिया हाउस। तो इस तरह से यूनाइटेड इंडिया हाउस किसी का समर्थन करेंगे, किसी का विरोध करेंगे। जिसमें समर्थन के बारे में दिया गया है, ये खालसा दीवान सोसाइटी के संपर्क में आते हैं और 1913 में इन दोनों संगठनों यानी कि यूनाइटेड इंडिया हाउस और खालसा दीवान, अब चूंकि ये संगठन बना है तो कुछ तो डिमांड करेगा, तो इसीलिए ये लंदन में जाते हैं और वहाँ पे जो भी सचिव थे, भारत के गृह सचिव थे, उनसे मुलाकात करते हैं और भारत में भी आते हैं और यहाँ के वायसराय से मिलते हैं। और जो भी यहाँ पे बातचीत करना है, क्योंकि कनाडा में अब आना लोगों का बैन कर दिया गया था, तो उस बैन को हटाने के लिए और भी बहुत सारे इनका डिमांड था, उसको पूरा करने की ये लोग लंदन भी जा रहे थे और भारत के वायसराय से भी मिल रहे थे। लंदन में ये जो गृह सचिव से मिलना वो तो असफल रहा, परंतु वायसराय से ये मिले और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी ये मिले और अपना जो भी डिमांड होगा उसको उनके सामने रखे। तो ये था पृष्ठभूमि। आगे यह समय जैसे बीता तो यहाँ पे गदर पार्टी का यहाँ स्थापना होता है जिसके संस्थापक लाला हरदयाल होते हैं और इस तरह से पहला सभापति सोहनसी भागना को चुना जाता है। लाला हरदयाल के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो अप्रैल 1911 में बताया जाता है ये कैलिफोर्निया पहुंचे थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे थे। और इसी बीच वे जो है युगांतर एक पेपर होता है उसको जारी करते हैं और जो लॉर्ड हार्डिंग अभी हम लोग देखें कि दिल्ली दरबार इसी वायसराय के काल में आयोजित किया गया था, इसके ऊपर हमला हुआ था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये जो हमला हुआ था इसका ये समर्थन कर रहे थे। तो एक तरह से क्रांतिकारी ये आंदोलन से जुड़े हुए थे और इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हर एक व्यक्ति का ये लोग समर्थन कर रहे थे। आगे गदर आंदोलन से संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्य को देखें जिससे सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1913 में पोर्टलैंड में ये लोग हिंदी एसोसिएशन का गठन करते हैं। काशीराम के घर में इस तरह से बैठक होता है, इसमें कई लोग जो है सम्मिलित होते हैं जिसमें भाई परमानंद है, सोहनसी भाखना है, हरनाम सिंह है और तुडीलाल है। आपको याद क्या करना है, देखिए आपको पूछा जाएगा भाई परमानंद, सोहनसी भाखना, हरनाम सिंह और तुडीलाल ये लोग जो है वो किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो खाली नाम आपको कम से कम याद होना चाहिए। ये लोग जो है एक साप्ताहिक अखबार भी निकालते हैं और ये अखबार आपको जान के हैरानी होगा कि सबसे पहला जो यहाँ पे अंक छपा था वो पंजाबी में नहीं बल्कि उर्दू में छपा था। फिर बाद में इसका जो पेपर है वो गुरुमुखी लिपि में यहाँ पे छपता है। तो इस तरह से ये चीज़ को आपको याद रखना है। ये लोग जो है अपना संगठन को मजबूत करने के लिए एक मुख्यालय अपना बनाते हैं और उनका मुख्यालय जो था या एक तरह से मुख्यालय जो था युगांतर आश्रम बनाते हैं और ये मुख्यालय जो था या
युगांतर आश्रम जो था वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। तो यही सवाल आपको पूछा गया था, सैन फ्रांसिस्को में किस आंदोलन का केंद्र बिंदु था या एक तरह से कहिए मुख्यालय था, तो वो गदर आंदोलन से संबंधित थे। और इस तरह से ये जो पेपर छपता था गदर पेपर, वो उसमें लिखा होता था पहला पेज में ही अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, मतलब अंग्रेज जो भी अत्याचार कर रहे थे भारतीयों के ऊपर वो सभी चीज को यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे थे इन पत्रिकाओं के माध्यम से। और इस तरह से गदर जो है न केवल भारत में फैलता है, अमेरिका में तो ये स्थापना करके वहां पे चल ही रहा था, लेकिन न केवल अब भारत में फैलेगा, इसके साथ साथ फिलीपीन हो गया, हांगकांग हो गया, चीन हो गया, मलय हो गया, सिंगापुर हो गया, त्रिनाद हो गया और होंडुरास हो गया। इस तरह से अलग अलग देशों में ये जो है वो आंदोलन फैल चुका था। तो इस तरह से हम लोग देख लिए गदर आंदोलन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1919 के अधिवेशन से यहाँ पे पूछा गया है, जो लाहौर में अधिवेशन हो गया है उससे सवाल पूछा है। चलिए देखते हैं सवाल में क्या बोलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, तो 1919 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, वो क्यों महत्वपूर्ण है वो चीज आपको इस सवाल में पूछा गया। तो चलिए चार ऑप्शन देखते हैं। कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की प्राप्ति का घोषणा की गई। तो कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन की प्राप्ति, हम खुद से शासन करेंगे, ऐसा यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे अगर इसको देखिएगा तो सेल्फ गवर्नमेंट दिया गया। दूसरा है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ स्वशासन मांगा गया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि यहाँ पे इस अधिवेशन में यानी लाहौर का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन तो ऑलरेडी पहले हो चुका था, ये घटना हम लोग 1929 का देखेंगे, असहयोग आंदोलन ऑलरेडी 1920 में ही प्रारंभ हो चुका था, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे भी कट जाएगा। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी 1930 का एक तरह से कहिए 30-31 गांधी इरविन पैक्ट के बाद ये हुआ था, तो ये भी आपका यहाँ पे एक तरह से काट सकते हैं, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आपका जब 1929 में यहाँ पे लाहौर में अधिवेशन होगा तो उस समय आपका यहाँ पे पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का डिमांड किया जाएगा कि अब जो देश है वो अब सेल्फ गवर्नमेंट्स नहीं बल्कि पूर्णतः अपने से ही शासन करेंगे, हमको किसी की अधीनता स्वीकार नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे पूर्ण स्वराज का ये डिमांड करते हैं कि अब हम लोगों को किसी भी तरह से किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। और ये जो है वो रावी नदी के तट पे ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। तो आपको याद रखना है किस नदी के तट पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पे। यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्षता कर रहे थे और कहे कि अब हमारा जो लक्ष्य होगा वो पूर्ण स्वराज होगा। और इसी का एक साल बीतने के बाद यानी 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे एक तरह से कहिए प्रथम स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इसीलिए एक बार जेपीएससी में सवाल पूछा गया था कि 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था। तो ये 26 जनवरी को 1947 से पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। और इसीलिए तो हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के रेडी हो गया था, लेकिन हम लोग 2 महीना क्यों इंतजार किए, दिसंबर फिर जनवरी? क्योंकि 26 जनवरी महत्वपूर्ण दिवस था, इसी के दिन पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था, इसीलिए हम लोग 2 महीना इंतजार किए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को हम लोग लागू किए। तो इस तरह से ये चीज को आप कॉन्सेप्ट लेके चलिए, ये कहीं नहीं मिला होगा कि कहीं कोई किताब में नहीं लिखा है कि 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होगा तभी आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। अच्छा, अब ये 2014 जो हम लोग का समाप्त हो चुका है, हम लोग अब 2015 के सवाल को यहाँ पे जानने वाले हैं। 2015 में टोटल 8 प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे गए थे। तो इस तरह से कभी कम कभी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अपना सिलेबस तैयार करके जाना है। यूपीएससी जितना प्रश्न पूछे आपको उससे पैनिक नहीं होना है। कम पूछे तो कम, ठीक है, दूसरा सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाएगा तो हर सेक्शन आपका तैयार रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए बहुत आसान सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है गर्म दल और नरम दल से। सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? बहुत आसान सवाल का जवाब है स्वदेशी आंदोलन। बाकी ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग, असविनय, ये तो गांधीयन युग से संबंधित है और इस समय से नरम दल और गरम दल जैसा कोई सदस्य यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे गरम दल नरम दल आया तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः हम लोग 3 चरण में पढ़ते हैं, उदारवादी चरण, अतिवादी चरण और गांधी युग। उदारवादी जो चरण है 1885 यानी कांग्रेस का स्थापना से लेके हम लोग 1905 यानी स्वदेशी आंदोलन तक का पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान यहाँ 1907 में जो है विभाजन हो जाएगा गरम दल और नरम दल। फिर आ जाएगा 1919 तक हम लोग देखते हैं अतिवादी यानी उग्र राष्ट्रवादी के
नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद 1919 से लेकर 1947 तक यहाँ पे गांधीयन युग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है उदारवादी चरण या नरम दल से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता थे। तो इस तरह से आपको इनका नाम जानना होगा। सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, फिर फिरोज शाह मेहता, दिनासा वाचा वमेश, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, एक बोस भी है। तो बोस जो है वो गर्म दल से हैं, घोष जो है वो आपके नरम दल से हैं। तो घोष याद रखिएगा, नरम दल से संबंधित है। पंडित मदन मोहन मालवीय, ये भी नरम दल से संबंधित थे। और महादेव गोविंद रानाडे, तो ये भी नरम दल से थे। तो बेसिक थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण नेताओं का यह एक तरह से कहिए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आपको पहचानना है कि कौन नरम दल से जुड़े हुए थे और कौन जो थे वो गरम दल से जुड़े हुए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नरम दल और गरम दल में विभाजन कब होता है। तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत के अधिवेशन में, जैसे कि कहा गया था 1919 में 29 में रावी नदी के तट पे जो कि लाहौर में हुआ था, वहां पे पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। उसी तरह से यहाँ पे भी बताया जाता है कि सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे है और इस तरह से 1907 में यहाँ जब अधिवेशन होगा तो गरम दल के जो लोग रहेंगे वो चाहेंगे कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्षता मिले, लेकिन जो उदारवादी हैं या नरम दल के चाहेंगे वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने। आपको पता होगा लाला लाजपत राय जो है वो गरम दल से संबंधित थे, तो गरम दल वाले चाहते थे कि गरम दल वाला नेता बने और नरम दल वाले चाहते थे कि नरम दल वाले नेता बने, और इसी के बीच यहाँ पे विवाद हो जाता है। आगे अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखें तो अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी घोष, और इसी अध्यक्ष बनने के कारण गरम दल और नरम दल दो धड़ों में टूट जाता है। और इस तरह से मॉर्ले जो उस समय के वायसराय थे, इसको तो अच्छा लगता है और एक स्टेटमेंट देता है सूरत में कांग्रेस का जो पतन है हमारी जो है वो बहुत बड़ी जीत है। तो अंग्रेजों के लिए ये तो ठीक ही था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो उसके खिलाफ जो आंदोलन जो बढ़ रहा था वो अब कमजोर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखिए पहला सवाल। अब दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि रेड क्लिफ समिति के से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। तो रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। तो आपको पता होगा रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, तो आसानी से आप इसको बना सकते थे कि ऑप्शन सी होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में यहाँ पे एक कमीशन का गठन किया गया था। तो एक्चुअली यहाँ पे दो कमीशन थे, यहाँ पे दो बाउंड्री कमीशन था और दोनों बाउंड्री कमीशन का ज्वाइंट चेयरमैन जो था वो रेड क्लिफ ही था, और इसका काम था भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है उसको निर्धारित करना। तो आपको पता था कि क्लेमेंट एटली जो है 20 फरवरी 1947 को यहाँ पे एक घोषणा करते हैं। घोषणा क्या करते हैं कि जून 1948 को देश का जो सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, और इसी बीच में लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता सौंपने के लिए वो भारत भेजते भी हैं। लेकिन जब माउंटबेटन यहाँ पे आते हैं तो 3 जून 1947 को एक घोषणा करते हैं, और इसको हम माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, और इसमें स्वीकार कर लिया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो नया देश के रूप में एक बनेगा। तो अभी तक पाकिस्तान का डिमांड जो कभी नहीं माना गया था, माउंटबेटन प्लान में अचानक मान लिया जाता है। ऐसे अचानक तो नहीं कहेंगे, इसका पृष्ठभूमि बहुत पहले से गढ़ा गया था, लेकिन फिर भी एक डेट जब अंग्रेजों ने पाकिस्तान के डिमांड को माना वो था 3 जून 1947, और इस तरह से एक नया देश उभर के आता है। और साथ ही साथ यहाँ देशी रियासत को भी ऑप्शन दिया गया था कि आप पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत में मिल जाओ या स्वतंत्र रहो, और इसके कारण कई देशी रियासत जो है खुद को आज़ाद रखने का भी प्रयास कर रहे थे, जैसे कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका लॉर्ड माउंटबेटन आता है, और साथ ही साथ ये चीज़ बताते हैं कि हम लोग 1900 जैसे कि आपको पता है कि क्लेमेंट एटली जो है वो बोले थे जून 1948 में यहाँ पे देश को आज़ाद करेंगे, लेकिन जब माउंटबेटन प्लान आता है तो बोलते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद कर देंगे। तो इस तरह से आपका 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। तो ये था आपका इससे संबंधित या विभाजन से संबंधित ये सवाल पूछा गया था, तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको जानने का प्रयास किए। अब अगला प्रश्न जो है वो आर्थिक स्थिति से आपको पूछा गया है। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था। तो जो भी अंग्रेज के द्वारा यहाँ पे आर्थिक नीति बनाया जा रहा था उसके आलोचक कौन थे। दादा भाई नौरोजी तो कोई अब सिंपल सा भी बुक, अगर कोई भी गाइड छोटा सा भी बुक पढ़े होंगे तो वहां पे अभी आपको दिख जाएगा। आरसी दत्त का भी नाम आपको देखने को मिल ही जाता है। हाँ, जी सुब्रमण्यम अय्यर ये आपको नहीं दिखता है, लेकिन ये भी ब्रिटिश जो उपनिवेशवादी आर्थिक नीति था उसका भी ये आलोचना कर रहे थे, जी सुब्रमण्यम। तो ऐसे भी ऑप्शन में 1 और 3 कहीं है नहीं, तो 1 और 3 नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1, 2 और
3। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के धन बहिर्गमन के बारे में कि क्या यहाँ पे इससे संबंधित कौन कौन लोग जो हैं ये अपने किताब या स्टेटमेंट में क्या क्या बोले हैं। तो सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। इनका एक किताब है ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें भारत से जो भी पैसा को बाहर भेजा जा रहा था, जिसको भारतीय धन बहिर्गमन के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में ये उल्लेख किए थे और बताए थे कि 1813 के बाद से ही भारतीय धन जो है वो बहुत बड़ा मद, मतलब भारतीय धन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो होम चार्जेस के नाम से विदेश भेजा जा रहा था, यानी कि ब्रिटेन भेजा जा रहा था। होम चार्जेस क्या होता है? तो होम चार्जेस होता है सैन्य सामग्री की जो खरीद होगी वो भारतीय पैसे से होगी, या यहाँ जो इनकम हो रहा है वहां से होगा। लंदन स्थित इंडिया ऑफिस जो है वहां का जो भी व्यवस्थापक व्यय होगा, वहां जो भी खर्चा चलेगा उस खर्चा का व्यय भारतीय इनकम से किया जाएगा। ऋणों का जो ब्याज होगा भारतीय लोग ही उसको चुकाएंगे, यानी कि यहाँ से जो इनकम हो रहा है वहीं से उसको चुकाया जाएगा। मतलब यहाँ का धन है भारत का, और ये लोग जो है वो ब्रिटेन में रहते हुए वहां के सभी खर्चे को इस धन से चला रहे थे। इस तरह से सेना का अस्थायी खर्चा हो गया, कंपनी का सेवानिवृत्त प्रशासनिक कर्मचारी जो थे उसका भी पेंशन और यहाँ ग्रेजुएटी जो है वो भी भारतीय धन से ही दिया जाता था। तो इस तरह से भारत की जो भी संपत्ति था उसको यहाँ से बाहर किया जा रहा था, ड्रेन किया जा रहा था विदेशों में। इस तरह से एक और वर्ड आता है जिससे सवाल पूछा भी गया था, इंपीरियल प्रेफरेंस वर्ड को पूछा गया था। इंपीरियल प्रेफरेंस जो है वो क्या है? तो यहाँ पे ब्रिटेन से जो भी चीज का आयात होता था तो उसमें टैक्स जो होता था वो कम होता था। और आपको पता होगा कि अगर मान के चलिए यहाँ पे 10 रुपया में ये बना है और टैक्स यहाँ पे 1 रुपया हम लगाते हैं, तो यहाँ पे भारत में इसका मूल्य होगा 11 रुपया, तो ये बहुत सस्ता होगा। लेकिन वही चीज अगर हम भारत में यहाँ पे 10 रुपया में कोई चीज बनाते हैं और उसको निर्यात करते हैं ब्रिटेन में, तो यहाँ टैक्स लगा देगा 10 रुपया, तो यहाँ पे इसका दाम हो जाएगा वो 20 रुपया हो जाएगा, तो ये काफी महंगा होगा और यहाँ बिकेगा नहीं। तो निर्यात पर यहाँ पे भारी शुल्क लगाया गया, लेकिन आयात पे यहाँ पे बहुत कम टैक्स लगाया गया। इसीलिए आयातित वस्तु जो थे वो सस्ता हो गया और भारत में इसका काफी बिक्री हुआ, लेकिन भारत का वस्तु जो है वो विदेशों में नहीं जा पाया। और इस तरह से भारतीय लोगों को या भारतीय आर्थिक जो एक तरह से कहिए स्थिति था भारतीयों का, वो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा चरमरा जाता है। आगे अगर देखते हैं कि और कौन कौन से राष्ट्रवादी नेता थे जो इसका विरोध कर रहे थे, तो महादेव गोविंद रानाडे जो है वो 1872 में पुणे में अपने एक व्याख्यान देते हैं और इसकी चर्चा करते हैं, यानी कि धन बहिर्गमन की चर्चा करते हैं। आगे नाम देता है, जो कि सवाल में आपको था, आरसी दत्त के बारे में, रमेश चंद्र दत्त है, ये भी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और यहाँ पे भी दादा भाई नौरोजी की तरह ये धन के बहिर्गमन यानी धन का जो पैसा बाहर जा रहा था उसके बारे में उल्लेख करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी बजट भाषण के दौरान धन के बहिर्गमन का सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट था, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो इस तरह से हम लोग आर्थिक नीति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था उसको जानने का प्रयास किए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अभी आपको तुरंत बताया गया कि प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए भारतीय यहाँ वर्ड नहीं जुड़ा हुआ, आपको देखना है प्रथम महिला बोला जा रहा है, तो प्रथम महिला तो एनी बेसेंट था। और देखिए कैसे अगर आप क्वेश्चन बैंक को डिटेल अगर एनालाइज करते हैं तो उसका फायदा आपको आप तीसरा साल में ही देखने को मिल गया। तो इस तरह से अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो हो सकता है डायरेक्ट वही क्वेश्चन हूबहू ना दिखे, लेकिन वो जो थीम है वो रिपीट होगा और उस थीम से रिपीटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको बना पाइएगा। इसीलिए वीडियो भले लंबा जा रहा है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पूरी तरह से रिविजन हो जाएगा। तो इस तरह से सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ना कि केवल महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष में तो 1917 में आपका एनी बेसेंट बनती है, जो सरोजिनी नायडू बनती है वो भारतीय महिला अध्यक्ष थे। इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको काट देना है। तो अगर आप बहुत स्पीड से अगर इसको पढ़िएगा तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए और आप इसको सही मान लें, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, लेकिन केवल महिला बोला जाएगा तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इस तरह से ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। इसके बारे में देख लेते हैं कांग्रेस के बारे में। तो अभी आपको बताया गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है आड्यार में 1882 में बनाया गया था और इसमें बैठक वगैरह या सम्मेलन वगैरह होते रहता था। तो इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1884 में और यहाँ पे जो नेता थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये लोग मिले और कहे कि हम लोगों को एक देशव्यापी राजनीतिक संगठन होना चाहिए, मतलब एक ऐसा संगठन हम लोग बनाए जिसमें देश के सभी लोग आपस में आके जुड़े। और इस तरह से इसका पहला बैठक जो होता है 1 साल बाद 25 दिसंबर, कहीं पे 28 दिसंबर
दिसंबर रहता है, 25 दिसंबर, 28 दिसंबर, यानी दिसंबर 1885 को यहाँ पे एक बैठक होता है बंबई में, और इस इंडियन नेशनल यूनियन जो था, इसका नाम था पहले, उसको बदल के यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाता है। तो इस तरह से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि या कांग्रेस भी हम लोग सिंपली जिसको बोलते हैं, उसका स्थापना किया गया था। इसके बारे में और फैक्ट अगर हम देखें तो ये जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में इसका प्रथम यहाँ पे बैठक हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं, और अध्यक्ष जो थे वोमेश चंद्र बनर्जी थे, और संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेन ह्यूम, जिसको ए.ओ. ह्यूम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसके बारे में अगर देखें इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण बात, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस की पुरोगामी जो संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन था, मतलब यही चीज बदल के कांग्रेस का नाम रखा गया था। ए.ओ. ह्यूम हम लोग जाने प्रथम महासचिव थे, संस्थापक भी थे। दूसरा चीज है, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूले है, अभी हम लोग देखेंगे ये भी। चौथा अधिवेशन में जॉर्ज यूले जो है यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। इस तरह से सर्वप्रथम देशी भाषाओं में भाषण जो दिया गया वो मद्रास अधिवेशन 1887 में दिया गया। 2 बार अध्यक्षता करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, सबसे पहले तो यही किए थे 1885 में जब स्थापना हुआ था, और फिर एक दोबारा समय मिलता है 1892 में। वंदे मातरम जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1896 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जो कि अभी हम लोग देखे 1907 में। अगर और इसके बारे में 2-3-4 फैक्ट जो हम लोग जानने का प्रयास करें तो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, अहमदाबाद अधिवेशन जो है 1921 में यहाँ पे हुआ था, और राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे फहराया गया था, और ये जो राष्ट्रीय ध्वज है लाला हंसराज के द्वारा तैयार किया गया था। अध्यक्ष यहाँ पे चित्तरंजन दास थे, और इनके जेल जाने के कारण हाकिम अजलम जो है यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। मतलब अध्यक्षता भले ही चित्तरंजन दास को मिला था, लेकिन वो चूंकि मौजूद नहीं थे, वो जेल में थे, इसलिए हाकिम जो आजमल थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जनगण मन जो है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। उसके बाद 1924 में गांधी जो थे एकमात्र यहाँ पे अध्यक्षता एक बार अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं, और वो है बेल गांव का। तो इस तरह से आगे अगर हम देखते हैं, खद्दर पहनना 1926 में यहाँ पे अनिवार्य किया गया। पूर्ण स्वराज जो है वो अभी हम लोग देखें 1929 में डिमांड किया गया, और मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रस्ताव है 1931 में कराची अधिवेशन में लाया गया था। तो इनके काल में, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना किया, ये किनके काल में था, तो लॉर्ड डफरिन के काल में। तो याद रखना चाहिए कि कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में किया गया, और इस समय यहाँ के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1886 में, और इस समय अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। तीसरा अध्यक्षता जो है जिसके बारे में पूछा गया था वो मद्रास में होता है, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुसलमान थे। चौथा अधिवेशन जो होता है वो इलाहाबाद में होता है 88 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले, ये एक तरह से कहिए विदेशी थे। तो इस तरह से मौलाना अबुल कलाम जो होते हैं वो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, 1940 से लेकर 1946 तक, और सबसे कम उम्र में भी बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे, जो कि 1923 के दिल्ली में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, और उस समय वो 35 वर्ष के थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कांग्रेस के बारे में जानने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, ये है रॉलेट एक्ट से रिलेटेड यहाँ से सवाल आपको पूछा गया है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पता होगा, 1919 में एक कानून आया था जिसको काला कानून के नाम से यहाँ पे इसको जाना भी जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या पूछा गया है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा स्टेटमेंट है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। और तीसरा है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। साइमन कमीशन अभी तीसरा बार रिपीट हो रहा है। तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन आया है 1927 में, ये रॉलेट एक्ट जो है 1990 का घटना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका कट गया। तीसरा स्टेटमेंट काट दीजिएगा तो सी और डी जो ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब आपको जानना है केवल 2, क्योंकि एक तो दोनों में है, तो 2 स्टेटमेंट अगर सही है तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आप समझिए कि ये जो है आंसर आपका बी होगा। तो रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है, और इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, अर्थात यहाँ पे रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रॉलेट एक्ट तो यहाँ सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये अधिनियम का, या एक तरह से कहिए आपका अध्यक्षता में ये सेडिशन कमीशन जो है सिफारिश करते हैं, उस को इस अधिनियम का रूप दिए थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया था रॉलेट एक्ट। एक्चुअल में इसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अब हम लोग जानते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा था। विरोध होने का कारण था कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि से जुड़े हुए लोगों को बिना किसी अधिकार के या मुकदमे की ये 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे। मतलब आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए, बिना मुकदमे चलाए हुए 2 साल तक आपको जेल के अंदर रखा जाता था। और ये जो था भारतीयों के लिए बहुत ही एक तरह से कहिए
निराशाजनक अधिनियम था, क्योंकि किसी को भी सरकार जो है वो जेल में डाल सकती थी। और इसीलिए गांधी जी है यहाँ पे इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना चाहते थे, जिसका नाम ही रखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया था। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग बाद में 1930 के काल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा मतलब ही क्या कर रहे हैं कि आप जो है आदर पूर्वक किसी का अवज्ञा कर रहे हैं कि हम तुम्हारा कानून को नहीं मानेंगे, उसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरह से यहाँ पे ये आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन आपको पता है कि गांधी जी जो थे वो अहिंसक आंदोलन पर विश्वास करते थे, और कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जो शहर है, इसमें बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार जो है उसके विरोध के कारण यहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हुए। और इस तरह से यहाँ पे गांधी जी जो है वो बंबई हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे रह के इस जनाक्रोश को, यानी कि जो लोग हिंसक हो गए थे उसको अहिंसक प्रवृत्ति की ओर यहाँ पे यह समझा रहे थे कि हिंसा जो है वो सही चीज़ नहीं है, अंग्रेज जो है इसको तुरंत ही दबा सकती है। और इसीलिए वो हिंसा जो हुआ था उसको कम करने का वो प्रयास कर रहे थे अपने स्तर पर बंबई और गुजरात में। आगे यहाँ पे भारत बंद वगैरह सबका यहाँ पे ऐलान सब होता है। 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन कुचली और डॉक्टर सत्यपाल को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस गिरफ्तारी के खिलाफ ही 13 अप्रैल को यहाँ पे बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में पंजाब में लोग एकत्रित होते हैं, और इसी जालियांवाला बाग में जनरल डायर जो है वो गोली चलवाता है। और इस तरह से कई लोग जो है यहाँ पे कहा जाता है 1000 से ज़्यादा पुरुष, स्त्री और महिला यहाँ पे मारे गए थे, लेकिन रिपोर्ट जो आया था मात्र 379 लोगों का यहाँ पे आया था। तो इस तरह से जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसका भी कारण एक तरह से कहिए या पृष्ठभूमि जो था वो रॉलेट एक्ट से ही रखा गया था। तो इस तरह से हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में यहाँ सवाल पूछा गया है। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को आपको जनरल बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग एनसीईआरटी में ढूंढेंगे, और एनसीईआरटी में मिलता भी है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया है। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत की। यहाँ कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा नहीं पूछा गया, डिमांड नहीं किया गया था। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग थे जिसका सोच जो था वो समाजवादी सोच था, सोशलिस्ट यहाँ पे उनका एक तरह से सोच था। और इसीलिए यहाँ पे जो युवा थे 1934 से ही अपना एक अलग टोली या एक तरह से कहिए कांग्रेस के अंदर ही एक अलग गुट बना लिए थे, जो कि आगे चल के 1948 में जब देश आज़ाद हो जाएगा उस समय कांग्रेस अपना संविधान में कुछ परिवर्तन करेगी और चाहे कि ये जो अलग सोच वाले लोग हैं वो बाहर निकल जाए। और इस तरह से मजबूरन 1948 में इनको एक अलग पार्टी का गठन करना पड़ता है जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। और इस तरह से यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। नाम में ही है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, तो इनका पूरा सोच जो है वो समाजवादी विचारधारा पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन आपको पता है जब देश आज़ाद होता है तो नेहरू का जो सोच है वो भी समाजवादी की ओर झुकाव था, लेकिन वो जो है एक बैलेंस बना के चलते थे, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को लेके चलते थे। इसीलिए आपको पता होगा कि जो हम लोगों का अर्थव्यवस्था यहाँ पे शुरू किया गया वो मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू किया गया, मतलब एक बैलेंस लगा के चलना था। तो इस तरह से जब समाजवादी का समर्थन नेहरू ही कर रहे थे तो इनका अस्तित्व तो अब फिर ना कम ही हो जाएगा, क्योंकि ये किसके खिलाफ बोलेंगे, जिसके खिलाफ बोल रहे हैं वो ऑलरेडी समाजवादी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। इसीलिए इनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है कांग्रेस के सामने। और इस तरह से ये इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन उस तरह का कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आगे अगर आप देखिएगा तो ये कई भागों में टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है आपके किसान, यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ, समाजवादी पार्टी में टूट जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में टूट जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड में टूट जाते हैं, जनता दल, फिर है सोशलिस्ट पार्टी। इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे पार्टियों में ये आगे चल के टूट जाते हैं। अगर इनमें हम देखें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन कौन महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी जो थे वो समाजवादी दल के नेताओं के प्रमुख थे। यानी कि इस आंदोलन से या इस पार्टी से जुड़े हुए, मुख्य रूप से जुड़े हुए ये लोग महत्वपूर्ण नेता थे। आगे एक नाम दिया गया, इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और ये कहा जाता है इनके बारे में कि ये स्वतंत्रता सेनानी थी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। चूंकि एनसीईआरटी में देखिए क्लास 12 का ये एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और आप लोग इसके बारे में जो भी एनसीईआरटी में उसको जानने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है, तो इन बारे में आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा कि ये आगे चल के किसान आंदोलन में सक्रिय रहते हैं। बौद्ध धर्म के ये विद्वान भी थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी के का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो कि अनेक रूपों में ये टूट गया, उनका ये
नेतृत्व करते हैं आपके अच्युत आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया? तो आपको पता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा, और अलग अलग भारत के हिस्से में अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा था। उसी में दक्षिण भारत में देखे या और भी अलग अलग हिस्सों में नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक बनाने का काम चल रहा था। सांकेतिक रूप से जहां पे समुद्र नहीं है वहां सांकेतिक रूप से भी लोग जो है वो नमक बना रहे थे। तो इस तरह से तंजौर जो एक तरह से कहिए यहाँ पे दक्षिण भारत में आप जाइएगा तो सी राजगोपालाचारी जो है इस अभियान में एक तरह से लीड कर रहे थे। तंजौर के तट पे जो अभियान संगठित किया गया था नमक कानून तोड़ने का, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे सी राजगोपालाचारी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये अलग अलग प्रांतों में किस तरह से ये चल रहा था उसको हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, कैसे लोग अलग अलग तरह से आंदोलन चला रहे थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। तो अगर तमिलनाडु में देखें तंजौर, जो कि आपको सवाल में पूछा गया था, तो वहां पे सी राजगोपालाचारी जो थे वहां पे त्रिचनापल्ली से वेदरानियम तक यहाँ पे नमक यात्रा करते हैं। जैसे दांडी यात्रा हुआ था उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग जगह जो है वो लोग यात्रा कर रहे थे और नमक कानून बना रहे थे। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिएगा तो सिलहट से लेके नोआखली जो कि बंगाल में आपका पड़ता है, वहां पे नमक बनाने का यहाँ पे नमक बनाने के लिए यात्रा करते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो किसान थे वो लगान अदा करने से मना कर देते। तो इनका अब नमक वहां पे तो समुद्र है नहीं, तो वहां पे जिस भी तरह से आंदोलन को सपोर्ट किया जा सकता था वो सपोर्ट कर रहे थे। तो वहां पे लगान बहुत ज्यादा मांगा जा रहा था जमींदारों के द्वारा, या जो भी शोषणकर्ता साम्राज्यवादी नीति वाले लोग थे जो थे उनके द्वारा लगान मांगा जा रहा था, तो वो लगान को ये लोग अदा करने से मना कर रहे थे। उसी तरह से आंध्र प्रदेश आप देखिएगा तो यहाँ पे कहा जाता है नमक सत्याग्रह केंद्र के रूप में एक शिविरम का स्थापना किया गया, जो कि सैनिक शिविर के तर्ज पे किया गया था। उसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत में केरल में जाए तो मालाबार में वैकम सत्याग्रह के नायक जो थे वो नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट के पयानूर तक की यात्रा करते हैं। तो कालीकट से पयानूर तक की यात्रा करते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। इसी तरह से उत्तर पश्चिम प्रांत में अगर पेशावर में देखा जाए तो वहां एक व्यक्ति है जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार, जिसको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये अहिंसक क्रांतिकारी एक तरह से बहादुर के माध्यम से यहाँ पे सक्रिय रहे थे, और इस तरह से ये जो है अपने एरिया में गांधी के जैसा, जैसे वो अहिंसक थे उसी तरह से ये भी अहिंसक थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो गांधी के साथ साथ ये भी एक थे जो कि विभाजन बिल्कुल चाहते नहीं थे। तो इसी का एक पैक्ट होता है गांधी सविनय अवज्ञा के ही प्रभाव होता है गांधी इरविन पैक्ट, जो कि हम लोग कभी बाद में अगर इससे संबंधित सवाल आएगा तो वहां पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन, जो कि आपका एक ऑप्शन में आ चुका था। तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। ये भारतीय न्यायालय की शक्ति का विस्तार, भारतीय न्यायालय से संबंधित इसका कोई प्रावधान नहीं था, और ना ही या इसने आईसीएस और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो आईसीएस से लेना देना भी, इंडियन सिविल सर्विस जो है इससे भी कोई इनका लेना देना नहीं था। तो इस तरह से ये ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाता है। तो चलिए कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि ये 24 मार्च 1946 को आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड जो है उसमें चुनाव होता है, और आपको पता है 1946 मतलब 45 में ही विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका था। तो इसके बाद इलेक्शन होता है, तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी यहाँ पे आते हैं, और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री होता है वो क्लेमेंट एटली होता है। और इसीलिए क्लेमेंट एटली जो है, अब नया पार्टी आएगा तो वो जो है स्वतंत्रता देने के लिए, या एक तरह से कहिए आगे जाते जाते तो अब स्वतंत्रता दे देगा, देश आजाद होने वाला है। तो कैबिनेट मिशन भेजा जाता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इस तरह से ये जो है ये यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान का जो मांग था, आपको पता है कि 3 जून को ही किया गया था, पाकिस्तान का मांग स्वीकार किया गया, उससे पहले कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। तो ये मांग को अस्वीकार कर देंगे और नई संविधान सभा का गठन का ये बात करेंगे। आपको पता है कैबिनेट मिशन के बाद ही आपका संविधान सभा का गठन होता है, यानी इलेक्शन होता है जुलाई 1946 के आसपास, और उसके बाद आपका 9 दिसंबर 11 दिसंबर इस तरह से आपका पहला बैठक होता है आपका संविधान सभा का। तो इस तरह से यहाँ पे इनका जो सिफारिश था वो तो बहुत लंबा चौड़ा सिफारिश होगा, लेकिन मुख्य सिफारिश में अगर हम देखें तो कहा गया था कि ब्रिटिश भारत को और देसी राज्य को, यानी देसी जो रियासत है वो आपस में मिल जाएंगे और एक यहाँ पे संघ बनेगा। संघ में जो भारतीय संघ होगा, यानी कि जो केंद्र होगा, वो 3 क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमाएगा। वो है विदेशी विभाग, दूसरा है रक्षा विभाग,
तीसरा है संचार विभाग। बाकी जो भी अवशिष्ट यानी बची हुई शक्तियां हैं वो प्रांतों में निहित होंगी, प्रांत उस पर कानून बना सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे संविधान निर्माण सभा का यहाँ पे गठन होगा जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद जो है वो संविधान सभा का यहाँ पे गठन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कैबिनेट मिशन जो है आपका 1946 में मार्च के महीना में आया था। तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम लोग नेक्स्ट साल यानी कि 2016 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आए हुए हैं यूपीएससी में उसको हम लोग चर्चा करेंगे और इसी तरह से डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं अर्थात आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।